हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 1 से 5 जून 2024 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स के वीडियो आप सभी के प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल कैरी ऑन स्टडी जरूर सब्सक्राइब करें। इन्हीं तरह के करंट अफेयर्स की वीडियो और अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और लाइक करें और वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछा गया प्रश्न आपका है, हाल ही में फ्रांस में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो याद रखिएगा, ये है अनसुईया सेन गुप्ता। ठीक है, ये जो है कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उन्हें द शेमलेस में अपनी भूमिका के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है ये मिला है, जिसे बल्गेरियाई निर्देशक कॉन्स्टेंटिन बोजानोव ने लिखा है और निर्देशित किया है। ठीक है, इस पिक्चर को, इस द शेमलेस जो फिल्म है, इसे बल्गेरियाई निर्देशक कॉन्स्टेंटिन बोजानोव ने लिखा है और निर्देशित किया है। अनसुईया को जो है फिल्म में रेणुका की भूमिका के लिए अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में ट्रॉफी मिली है। ठीक है, चलिए इतना फैक्ट आप याद रख लीजिएगा। प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस क्षेत्र को मेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए चिन्हित किया गया है? तो याद रखिएगा, बस्तर क्षेत्र को जो है मेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए चिन्हित किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने जैव विविधता के लिए प्रदेश में 9 हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं। ठीक है, जिसमें से बस्तर को जो है मेगा हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है। और कृषि विश्वविद्यालय के 1830 पौधों के किस्मों में से 526 को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। कृषि जैव विविधता के उत्सव में एक विशेष योगदान संजीवनी चावल का है। यह चावल राज्य और देश की पहली औषधीय किस्म की जो है चावल का किस्म है ये। ठीक है, विश्वविद्यालय को जो है कृषि विश्वविद्यालय को जर्म प्लाज्म के उपयोग के लिए जो है 2 पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, चलिए और याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय म्यू थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कितने पदक जो है प्राप्त किए हैं? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 19 पदक कुल प्राप्त किए हैं। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। 25 से 30 मई तक असम के गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय म्यू थाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण, 3 रजत और 11 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक प्राप्त कर लिए हैं, जिसमें बस्तर के खिलाड़ियों ने 9 पदक प्राप्त किए हैं। इस चैंपियनशिप में 29 राज्यों के लगभग 850 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। राष्ट्रीय चिल्ड्रन एंड कैडेट किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सरगुजा की सुनैना यादव ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। इन्होंने पहली बार में ही कांस्य पदक जीत लिया। विस्तार पर बात करेंगे। 22 से 26 मई तक श्री शिव छत्रपति शिवाजी महाराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बालेवाड़ी पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय चिल्ड्रन एंड कैडेट किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अंबिकापुर की सुनैना यादव ने पहली बार में ही कांस्य पदक जीत लिया है। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 57 खिलाड़ियों समेत 27 राज्यों के लगभग 1300 खिलाड़ी शामिल हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। राज्य के बस्तर के किस क्षेत्र में सबसे कीमती और बेहतर क्वालिटी का काले ग्रेनाइट का असीमित भंडार मौजूद है? तो याद रखिएगा, ये जो भंडार है बस्तर क्षेत्र के कोंटा क्षेत्र में। ठीक है, बस्तर संभाग के कोंटा क्षेत्र में है। बस्तर संभाग के सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में यह भंडार मौजूद है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। जीएसआई के सैटेलाइट सर्वे में बस्तर अंचल में गुलाबी, पीले और काले ग्रेनाइट के बड़े भंडार होने की जानकारी मिली थी, जिसमें कोंटा क्षेत्र में पाए जाने वाला जो ये काला ग्रेनाइट जो है सबसे बेहतर किस्म का ग्रेनाइट है। कुछ समय पूर्व पोलावरम जल विद्युत परियोजना की रेंज में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ इलाके भी डुबान क्षेत्र में आ रहे थे, जिसमें ये जो खदान है, जो भंडार है, ये भी इस पर खतरा बना हुआ था। अब इसका खतरा जो है कम हो चुका है। इस पर बहुत चर्चाएं हुई हैं, तो अब इसका खतरा जो है कम हो चुका है। ग्रेनाइट के साथ ही यहाँ कोरंडम और टिंक की भी भंडार जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाल ही में
लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी सीटों में से भाजपा ने 10 सीटों में जीत हासिल की है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के कुल 11 सीटों में से भाजपा ने 10 सीटों में जीत हासिल कर ली है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 में छत्तीसगढ़ के 11 सीटों का परिणाम जारी किया गया है, जिसमें भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। प्रदेश में सबसे बड़ी जीत रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल की हुई है, जिसमें उनको जो है 5,75,285 वोट के अंतर के साथ इनकी जो है सबसे बड़ी जीत है। और सबसे छोटी जीत है प्रदेश में कांकेर में भोजराज नाग को जो है मिली है ये जीत 1884 वोटों के अंतर से मिली है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी जीत बृजमोहन अग्रवाल को और सबसे छोटी जीत कांकेर में भोजराज नाग को जो है मिली है। कोरबा में कांग्रेस सीट से जो है ज्योत्सना महंत ने जीत हासिल की है। और याद रखिएगा कि 2019 के चुनाव में बस्तर में कांग्रेस की जीत हुई थी, जहां इस चुनाव में जो है 2024 के चुनाव में भाजपा के महेश कश्यप ने 55,245 वोट के अंतर से जीत हासिल कर ली है। ठीक है, चलिए इतना फैक्ट आप याद रख लीजिएगा। आपको बाकी चुनाव की जो डिटेल्स हैं, जो पूरी जानकारी है, एकदम पूरी अच्छे से जो जानकारी है वो अलग से वीडियो में आपको मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न देखते हैं। 2 जून 2024 से हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी ना होकर किसकी राजधानी रहेगा? तो याद रखिएगा, ये जो है केवल तेलंगाना की राजधानी रहेगा। कब से? 2 जून 2024 से। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 5(1) के अनुसार आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय हैदराबाद को केवल 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया था। इसकी अवधि जो है अब 2 जून को समाप्त हो गई है। तो अब 2 जून से हैदराबाद जो है केवल तेलंगाना की राजधानी रहेगा, आंध्र प्रदेश की नहीं। ठीक है, तेलंगाना का गठन जो है 2 जून 2014 को हुआ था। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो है 2014 के अनुसार हैदराबाद 2 जून 2024 से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की साझा राजधानी नहीं रहेगा। ठीक है, केवल तेलंगाना की राजधानी रहेगा। और अभी तक आंध्र प्रदेश ने स्थायी राजधानी की स्थापना नहीं की है, तो इसलिए अभी जो है जब तक ये स्थायी राजधानी नहीं हो जाती तब तक हैदराबाद से कार्य चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 1 जून को किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मनी में बॉर्न इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब जीत लिया है? तो याद रखिएगा, ये है तन्वी शर्मा। इन्होंने जर्मनी में बॉर्न इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। विस्तार पर बात करेंगे। युवा भारतीय शटलर तन्वी शर्मा ने ताइवान के वांग पेयू को सीधे सेटों में 21-19, 22-20 से हराया है और 15 वर्षीय तन्वी शर्मा ने ये अपना पहला सीनियर खिताब जीता है। 2019 में पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। और इस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब चेंग काई ने जीता है तथा पुरुष युगल का खिताब चेंग काई और सु वेई चेंग ने जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो याद रखिएगा, ये जो बैठक है कोच्चि में संपन्न हुई है, केरल के कोच्चि में। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे। 30 मई को 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक यानी कि ATCM46 और पर्यावरण संरक्षण पर 26वीं समिति यानी कि CEP26 जो है केरल के कोच्चि में संपन्न हुई है। 20 मई को शुरू हुई इन बैठकों में 56 देशों के 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और उन्होंने विज्ञान, नीति शासन, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन प्रबंधन सहित अंटार्कटिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाल ही में टाइम पत्रिका ने किस कंपनी को दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक बताया है? तो याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, इसे जो है दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक बताया है। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। टाइम पत्रिका की जो 100 की सूची है, टाइम 100 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यानी कि RIL एकमात्र भारतीय कंपनी है जो 2 बार शामिल हुई है। रिलायंस को टाइटंस श्रेणी में मान्यता दी गई है और यह भारत और उसके बाहर के क्षेत्रों में इसके परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाता है। रिलायंस की सहायक कंपनी जो जियो प्लेटफॉर्म है, इसको जियो प्लेटफॉर्म्स को 2021 की पहली टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में रखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है?
तो याद रखिएगा ये जो है 8.2% की दर से बढ़ी है, ठीक है, 2024 में, वित्त वर्ष 2024 में। विस्तार में बात करेंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP वृद्धि के अंतिम अनुमानों के अनुसार मार्च तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि हुई थी। आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.2% की वृद्धि हुई है, जबकि 2023-24 में ये जो वृद्धि थी 7% की थी, ठीक है। जनवरी मार्च अवधि में जो है वृद्धि दिसंबर तिमाही में 8.6% विस्तार से कम थी। और याद रखिएगा चीन ने 2024 के पहले 3 महीनों में 5.3% की आर्थिक वृद्धि दर्ज की है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय समन्वय समिति ने किस योजना पर काम शुरू किया है? तो याद रखिएगा इस समिति ने अनाज भंडारण योजना पर काम शुरू किया है, ठीक है। ये है दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, इसका उद्घाटन किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। 3 मई को दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति यानी कि NLCC की उद्घाटन बैठक नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय में आयोजित की गई। समिति ने 2023 में 11 राज्यों में शुरू की गई पायलट परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की थी और योजना का उद्देश्य है प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों यानी कि PACS स्तर पर जो विभिन्न कृषि बुनियादी ढांचे का विकास करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। विस्तार पर अगला प्रश्न देखते हैं आपका, हाल ही में भारत की पहली महिला संयुक्त राष्ट्र राजदूत रुचिरा कंबोज कितने साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गई है? तो याद रखिएगा हाल ही में ये सेवानिवृत्त हुई है 35 साल के अपने कार्यकाल के बाद, ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है, ठीक है। वह भारत की पहली महिला संयुक्त राष्ट्र राजदूत थी। वह 1987 में 1987 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुई थी। उन्होंने 2 अगस्त 2022 को औपचारिक रूप से न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी प्रतिनिधि यानी कि राजदूत का पद संभाला था, ठीक है, 2 अगस्त 2022 को। वह 2011-14 तक भारत की चीफ ऑफ प्रोटोकॉल थी। वह सरकार में अब तक जो है इस पद पर आसीन होने वाली पहली और एकमात्र महिला थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा विश्व दुग्ध दिवस जो है हर साल 1 जून 2024 को हर साल 1 जून को मनाया जाता है। इस साल भी 1 जून 2024 को मनाया गया है, ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र UN के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने 2001 में विश्व दुग्ध दिवस की स्थापना की थी। इस दिन की स्थापना वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानने और डेयरी क्षेत्र का जश्न मनाने के लिए किया गया था। इस वर्ष की इसकी थीम है दुनिया को पोषण देने के लिए गुणवत्तापूर्ण पोषण प्रदान करने में डेयरी द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाने पर इसका थीम जो है केंद्रित है। विश्व दुग्ध दिवस जो है पहली बार वर्ष 2001 में मनाया गया था। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार है? तो याद रखिएगा ये जो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार है। विस्तार में बात करेंगे। क्लाउडिया शिनबाम के भारी बहुमत से जीत हासिल कर जो है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनने की संभावना है। अंतिम परिणाम बताते हैं कि शिनबाम 59% वोट के साथ आगे हैं, जबकि गैल्वेज को 29% वोट मिले हैं। शिनबाम संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको या कनाडा में आम चुनाव जीतने वाली पहली महिला होंगी। और क्लाउडिया शिनबाम सत्तारूढ़ वामपंथी मोरेना पार्टी से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश का चांग A6 अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर उतरा है? तो याद रखिएगा ये जो है चीन का अंतरिक्ष यान है चांग A6। विस्तार पर बात करेंगे। 2 जून को चीन का चांग A6 मिशन जो है अंतरिक्ष यान नमूने एकत्र करने के लिए चंद्रमा के दूरवर्ती भाग पर सफलतापूर्वक उतरा है। चांग A6 विशाल दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन में उतरा है, जो सौर मंडल में ज्ञात सबसे बड़े प्रभाव क्रेटरों में से एक है। यह पहली बार है कि चंद्रमा के दुर्लभ रूप से खोजे गए क्षेत्र से नमूने एकत्र किए जाएंगे। 3 मई को शुरू हुआ चांग A6 जो मिशन है ये तकनीकी रूप से जटिल 53 दिवसीय मिशन पर है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आधिकारिक तौर पर संन्यास की घोषणा कर दी है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में क्लासेस अवेलेबल हैं, न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं मंडे 17 जून से। टीएससी प्री मेंस व्यापम की क्लासेस अवेलेबल है। तो अगर आप क्लासेस के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, और या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में, जो कि एड्रेस दिया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।